एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दी याद नहीं आते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगा तो नहीं लिखना है, क्वेश्चंस का आंसर तो आपको लिखना ही है। याद आए तो भी, ना आए तो भी, जो भी याद रहेगा वो कॉपी भर के आना है। ऐसा नहीं कॉपी खाली करके नहीं आना है। अगर कॉपी खाली करके आएंगे तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो लिख के ही आना है ताकि आपको एग्जामिनर्स जो है दे सके उसमें मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिकॉर्ड और रिपोर्ट। रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है बहुत महत्व है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के दस्तावेजीकरण में मदद करते हैं, बल्कि भविष्य की जो प्लानिंग्स होती है, योजनाएं होती है, उनके लिए आधार भी प्रदान करता है। यहाँ पे है कि रिकॉर्ड क्या होता है। तो रिकॉर्ड जो है एक लिखित विवरण होता है। रिकॉर्ड क्या होता है? एक लिखित विवरण होता है जो किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय को दी गई स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार और परिणामों की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है रिकॉर्ड का? तो रिकॉर्ड का उद्देश्य होता है उपचार की निरंतरता बनाए रखना, कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और शोध यानी कि रिसर्च में मदद करना। अब रिकॉर्ड की उदाहरण क्या है? तो रिकॉर्ड का उदाहरण है जैसे हो गया परिवार फोल्डर, टीकाकरण कार्ड, व्यक्तिगत स्वास्थ्य फाइल। ये सभी जो है रिकॉर्ड की उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। रिपोर्ट क्या होता है? तो रिपोर्ट वह जानकारी देता है जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ यानी कि अपने से बड़े अधिकारियों या संस्था की दी गई सेवाएं और उपलब्धि के बारे में लिखित या मौखिक रूप से देता है, उसे हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो रिपोर्ट का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना, कार्यों की निगरानी करना और बजट या संसाधनों की योजना बनाना। ये सभी काम होता है, उद्देश्य होता है। यहाँ पे रिपोर्ट का उदाहरण एग्जाम्पल्स दिया गया है कि मासिक प्रगति रिपोर्ट, ये यानी कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मृत्यु दर रिपोर्ट, ये सभी बनाना होता है। और कंक्लूजन होता है कि सटीक रिकॉर्डिंग और समय पर रिकॉर्डिंग एक कुशल एएनएम की पहचान होती है, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर आप लोग को बोला जाएगा कि एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो WHO का सबसे पहले लिखना है फुल फॉर्म। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर के साथ लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं लिख तो रहे हैं यहाँ पे बट गलत स्पेलिंग के साथ लिख रहे हैं। अगर गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है WHO, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार होती है। अब WHO की परिचय देखते हैं और स्थापना देखते हैं हम लोग। तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अप्रैल को। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अभी वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश है। WHO के कितने सदस्य देश हैं? तो WHO के वर्तमान में 194 सदस्य देश है। और यहाँ पर जैसे लिखा गया है पॉइंट वाइज पॉइंट, आप लोग वैसे लिखेंगे एग्जाम में तो एकदम नंबर जो है अच्छे से मिलेगा। उसके बाद यहाँ है कि WHO का मेन फंक्शंस क्या होता है? तो WHO का मेन फंक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि महामारी का नियंत्रण करना। महामारी के नियंत्रण में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मलेरिया, TB, हाल में ही अभी कोविड-19 आया था। कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने और ख़त्म करने के लिए काम करना है मुख्य फंक्शन। अब नेक्स्ट है मानक तय करना। मानक तय करना में जैसे दवाओं, टीकों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और गाइडलाइंस बनाना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपातकालीन सहायता यानी कि एमरजेंसी हेल्प करना। WHO का काम है कि जैसे कि स्वास्थ्य संकट या आपदा के समय देशों को तकनीकी और चिकित्सा का सहायता प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा देना, हेल्थ एजुकेशन, जैसे मातृ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना। एएनएम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लीजिए कि उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना।
यहाँ पे है कि भारत में नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है। नर्सिंग में भूमिका का बात करें तो WHO जो है वैश्विक स्तर पर नर्सिंग और मिडवाइफरी के मानकों को बेहतर बनाने के लिए नीतियाँ बनाता है। अब याद क्या रखना है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य WHO का मुख्य नारा है। WHO का मुख्य नारा क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हेल्थ फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य किसका नारा है, किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो WHO के द्वारा यह नारा दिया गया था। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है एकदम सही स्पेलिंग के साथ। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और ANM परीक्षा के लिए जो है एड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे इसका दिया गया है इंट्रोडक्शन में है कि फुल फॉर्म सबसे पहले लिखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कारक क्या है। कारक क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट जो है यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण ये होता है। एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। प्रभाव इसका क्या है? तो प्रभाव जो है यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषकर CD4 कोशिकाओं T सेल को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद है फैलने के कारण क्या क्या है। एड्स फैलने के कारण के क्या क्या हैं? तो एड्स फैलने का कारण है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चढ़ाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन को साझा उपयोग से, संक्रमित माता के, उसके बाद है संक्रमित माता से बच्चों को गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान। ये सभी जो है फैलने के कारण है। एड्स फैलने के कारण आप लोग अब ये देख सकते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध है, संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन के साझा उपयोग से, संक्रमित माता के बच्चे से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है सिम्टम्स क्या क्या होता है एड्स का। तो एड्स का सिम्टम्स होता है लंबे समय तक बुखार और रात में पसीना आना, अचानक वजन कम हो जाएगा, लगातार डायरिया रहेगा, लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाएगा और बार बार संक्रमण, जैसे कि कभी निमोनिया हो जाएगा, कभी TB हो जाएगा, कभी कोई बीमारी हो जाएगा, कभी कोई बीमारी हो जाएगा। ये सब जो है लक्षण किसका है? तो एड्स का लक्षण है ये सब। उसके बाद जांच क्या क्या करवाएंगे हम लोग? तो जांच होता है, डायग्नोसिस इसका होता है जांच। फर्स्ट है एलिसा टेस्ट शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए। सेकंड है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट पुष्टि कन्फर्मेशन के लिए। पहला क्या होता है? शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए। दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो कि कन्फर्मेशन के लिए होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो एड्स का अभी तक इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन ART एंटी रेट्रोथेरेपी के माध्यम से रोगी के जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाया जा सकता है। कौन सा थेरेपी है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ART का आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सही स्पेलिंग के साथ। अब यहाँ पे है रोकथाम और नर्सिंग भूमिका क्या है ये एड्स का। तो विश्व एड्स दिवस जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लोगों को सुरक्षित यौन संबंधों और डिस्पोजल सुइयों को उपयोग के लिए जागरूक करना पड़ता है। NACO का भी फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NACO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम का प्रचार करना। रोगी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स क्या क्या है? एड्स जो है छूने से फैलता है, साथ खाने हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। एड्स छूने, साथ खाने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में यह संदेश समुदाय तक पहुंचाना आपकी मुख्य जिम्मेवारी है। क्या बताना है समुदाय में? कि एड्स जो है छूने से, साथ खाने हाथ मिलाने से यह नहीं फैलता है, यह समुदाय में बताना है। उसके बाद यहाँ पे है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स पे एक नोट्स लिखना है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन में ऑडियो विजुअल एड्स वे उपकरण होता है जिनका उपयोग सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है।
ऑडियो विजुअल एड्स का क्लासिफिकेशन जो है मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। यहाँ पे है, पहला है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या होता है? जिन्हें केवल सुना जा सकता है। इसका उदाहरण क्या क्या आएगा ऑडियो एड्स का? ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ऑडियो एड्स जिसको हम कान द्वारा सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो में तो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए ऑडियो एड्स हो गया। टेप रिकॉर्डर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, ये सब ऑडियो एड्स है। विजुअल एड जिसे हम देख सकते हैं, जिसे केवल देखा जा सकता है। उदाहरण में जैसे चार्ट में तो सुनाई नहीं देगा, सिर्फ देखा जा सकता है। पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, स्लाइड, ये सब क्या है? विजुअल एड्स है। अब यहाँ पे है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या है? जिन्हें देखा और सुना दोनों जा सकता है। कान से सुन भी सकते हो, आँख से देख भी सकते हो, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? जैसे टेलीविज़न टीवी में हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। फिल्में, वीडियो क्लिप्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सभी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि नर्सिंग समुदाय में ऑडियो विजुअल एड्स का यूजेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस है नर्सिंग समुदाय में, जैसे कि समझने में आसानी होती है। जटिल स्वास्थ्य विषयों जैसे कि टीकाकरण, स्वच्छता को चित्रों और वीडियो के माध्यम से समझाना आसान हो जाता है। लंबे समय तक याद रहना, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। लंबे समय तक याद रहना, सुनी हुई बातों की तुलना में देखी गई चीज़ें लोगों को अधिक समय तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है रुचि पैदा करना, यानी कि इंटरेस्टिंग लगना। ये साधन समुदाय के लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें बोरियत से बचाते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी होता है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए पोस्टर और फिल्म शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम होता है। नेक्स्ट है एएनएम के लिए कुछ प्रमुख साधन, जैसे फ्लैश कार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर शिक्षा देने के लिए सबसे पोर्टेबल और प्रभावी साधन होता है। फ्लैनेल ग्राफ, कहानी या चरण दर चरण प्रक्रिया जैसे प्रसव पूर्व देखभाल समझाने के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद है पोस्टर्स, जैसे स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी के दीवारों पर जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर लगा सकते हैं, लगा भी रहता है। उसके बाद है उपयोग करते समय सावधानियां, साधन और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा स्थानीय सरल होना चाहिए। ये नहीं कि गांव में गए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए तो वो जो है भाषा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लोगों को समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्थानीय होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तकनीकी खराबी जैसे टीवी या प्रोजेक्टर की जांच पहले ही कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम टिप्स में कि परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो फ्लैश कार्ड, चार्ट्स का उदाहरण जरूर लिखिए, क्योंकि एएनएम के रूप में आप इनका सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगी जब जॉब लगेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट है बैग टेक्निक पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में बैग तकनीक जो है एक एएनएम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है। यह घर पर स्वास्थ्य सेवा होम विजिट प्रदान करते समय संक्रमण को रोकने और व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका परिचय और उद्देश्य क्या है। तो बैग टेक्निक का उद्देश्य है कि होम विजिट के दौरान परिवार को नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, संक्रमण नियंत्रण करना, उपकरण और घर के वातावरण के बीच क्रॉस इन्फेक्शंस को रोकना, दक्षता जैसे कम समय और कम उपकरणों के साथ प्रभावी उपचार देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नर्सिंग बैग के कितने भाग होते हैं। तो बैग को आमतौर पर इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि साफ और संक्रमित चीज़ें अलग रहे। जैसे बाहरी पॉकेट, इसमें हाथ धोने का सामान, साबुन, तौलिया, सैनिटाइजर और अखबार, ये सब रखा जा सकता है। और भीतरी भाग में रखना है क्लिनिकल उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, थर्मामीटर, कैंची, दवाइयाँ, ये सब जो है बैग के भीतर भाग में रखना है। और बाहरी पॉकेट में हाथ धोने का सामान रखना है, साबुन, तौलिया, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब है बैग तकनीक, यानी कि बैग टेक्निक के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बैग टेक्निक के स्टेप्स में है स्थान का चयन। बैग को घर के किसी साफ, समतल और सूखी जगह पर रखें, जैसे मेज या स्टूल। ज़मीन पर रखने से बचे बैग को, जैसे होम विजिट के लिए जाते हैं बहुत सारे एएनएम तो बैग लेकर के जाते हैं, तो बैग को ज़मीन पर नहीं रखना है, उसको मेज या टेबल पर सही जगह पर रखना है जहाँ पे स्वच्छ, साफ हो, सूखा जगह हो। अखबार बिछाना, बैग रखने से पहले अखबार बिछा ले ताकि बैग घर की सतह से दूषित ना हो। उसके बाद है हाथ धोना, हैंड वॉश,
अनलॉजिंग, बैग खोलने से पहले और प्रक्रिया शुरू करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना है और इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपकरण निकालना, अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान निकालें और बैग को फिर तुरंत क्लोज कर दें। नेक्स्ट है प्रोसीजर, क्या क्या करेंगे, तो मरीज की देखभाल या जांच जैसे ड्रेसिंग या तापमान लेना करें, ये सब करना है, ड्रेसिंग करना है, टेम्परेचर लेना है। उसके बाद है सफाई और वापसी, उपयोग किए गए उपकरणों को साफ विसंक्रमित करें और उन्हें वापस बैग में सही जगह रखें। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में अंत में किए गए सारे कार्य को रिकॉर्ड और रिपोर्ट में दर्ज कर लेना है। और रिकॉर्ड रिपोर्ट आप लोग पढ़े थे पहला क्वेश्चन में, तो वो आप देखे होंगे कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है बैग टेक्निक का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या होता है। तो बैग टेक्निक का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जैसे कि बैग हमेशा साफ क्षेत्र में होना चाहिए, बैग के अंदर हाथ डालने से पहले हमेशा हाथ साफ करना चाहिए, उपयोग किए गए कचरे जैसे कॉटन गौज को घर में नहीं छोड़ना है, उसे उचित तरीके से नष्ट करना है। उसके बाद है एग्जाम टिप्स में क्या है कि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि बैग तकनीक का मुख्य आधार क्या है, तो आपको सही जवाब होना चाहिए कि संक्रमण के प्रसार को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब परिवार नियोजन की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में परिवार नियोजन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे अपनी इच्छा से हो, संयोग से नहीं। बच्चे अपनी इच्छा से हो, ऐसा नहीं कि भगवान का दिया हुआ है। बहुत सारी महिला से हॉस्पिटल में ये सुनने को मिलता है कि भगवान ने दे दिया तो क्या करूँ, ऐसा नहीं है। फैमिली प्लानिंग करके ही बच्चे करने हैं, बच्चे अपनी इच्छा से होगा, संयोग से नहीं। इस सिद्धांत को लागू करना है। ठीक है। इसके मुख्य रूप से दो श्रेणी होता है। पहला क्या होता है अस्थायी विधि, एक होता है टेम्पररी स्पाइसिंग मेथड्स। ये विधियाँ दो बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए उपयोग की जाती है। अंतराल विधि होता है बैरियर मेथड्स में जैसे पुरुष कंडोम निरोध, यह न केवल गर्भाधारण रोकता है बल्कि HIV एड्स और अन्य यौन रोगों STD से, यानी कि STD का फुल फॉर्म आप लोग बताना अगर समझ में आ रहा है तो STD का फुल फॉर्म बताइएगा और सही स्पेलिंग के साथ बता देती हूँ मैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन स्पेलिंग के साथ आप लोग लिखिएगा। पुरुष कंडोम में क्या होता है, यह केवल गर्भधारण से नहीं बचाता है बल्कि एड्स HIV जितने भी यौन संबंधित रोग होते हैं ये सारी चीज़ें से बचाता है। महिला कंडोम यह भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। उसके बाद है यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। IUCD का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में जैसे आएगा कॉपर टी, इसे गर्भाशय में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, कॉपर टी को गर्भाशय में लगाया जाता है। यह 3 से 10 साल तक प्रभावी हो सकता है। कितने साल तक, 3 से 10 साल तक प्रभावी होता है कॉपर टी। उसके बाद है हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में कौन कौन आएगा, जैसे हार्मोनल मेथड्स में आ जाएगा मौखिक गोलियाँ, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में आ जाएगा जैसे कि माला डी आ जाएगा, छाया आ जाएगा, ये सभी वीकली गोली होती है। अब नेक्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन भी आता है, अगर आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो पता होगा, इंजेक्शन भी लगता है अंतरा का, जो कि हर 3 महीने में लगाया जाता है। प्राकृतिक विधियां हैं सुरक्षित काल, सेफ पीरियड, रिदम मेथड, स्तनपान, लैक्टेशनल में लगाना है, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया में लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट टर्मिनल मेथड्स। अस्थायी विधियाँ फैमिली प्लानिंग्स के कौन कौन है। अस्थायी विधियाँ हैं, यह उन जोड़ों के लिए हैं जिनका परिवार पूरा हो चुका है, इसे नसबंदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी, जिसको आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे वैसेक्टॉमी। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिका वैसे डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। NSV, NSP का फुल फॉर्म बताना आप लोग। NSV का फुल फॉर्म है नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टॉमी। नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टॉमी, बिना चीरा टाँका वाली आधुनिक विधि। उसके बाद है महिला नसबंदी, ये तो मतलब लगभग हॉस्पिटल्स में होते हैं। महिला नसबंदी जिसको आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे ट्यूबेक्टॉमी। फैमिली प्लानिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा विधि है, अगर फैमिली पूरी हो गई हो तो। इसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है ताकि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ना हो सके। अब है रोल क्या है, ANM का रोल क्या है फैमिली प्लानिंग में। तो ANM का रोल है कि
काउंसलिंग करना है, परामर्श देना है। गैदर तकनीक का उपयोग करके जोड़ों को सही विधि चुनने में मदद करना है। मिथकों को दूर करना है। परिवार नियोजन से जुड़ी गलत फहमी को ख़त्म करना है। उसके बाद है वितरण यानी आशा के द्वारा माध्यम से कंडोम और गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। फॉलो अप नसबंदी और कॉपर टी लगवाने के बाद लाभार्थी के स्वास्थ्य की जांच करनी है। और एग्जाम्स के लिए देख लीजिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि अंतरा इंजेक्शन और छाया टैबलेट हाल में ही सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किए गए, इसलिए इसका नाम जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंतरा इंजेक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको बताना है। उसके बाद छाया टैबलेट क्या है वो भी बताना है कि हार्मोनल टैबलेट्स हैं। अंतरा इंजेक्शन क्या है, फैमिली प्लानिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल क्या है। हेल्थ फॉर ऑल पे एक नोट्स लिखना है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग एक क्रांतिकारी लक्ष्य है। इसे समझना एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह आपकी पूरी कार्य प्रणाली का आधार है। यहाँ पे दिए गए मुख्य बिंदु की एक इंट्रोडक्शन है कि आलमा आटा सम्मेलन 1978 जब हुआ था तो सबके लिए स्वास्थ्य का नारा 1978 में कजाकिस्तान के आलमा आटा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया था। सबके लिए स्वास्थ्य, इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया के सभी लोगों को वर्ष 2000 तक स्वास्थ्य का ऐसा स्तर प्रदान करना था जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से एक उत्पादक जीवन जी सके। अब यहाँ पे है कि मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। पीएचसी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा आप लोग। एचएफए के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है पीएचसी को माना गया है। इसके 4 मुख्य सिद्धांत है। पहला है समान वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिले चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको स्वास्थ्य सेवा मिले, वही है हेल्थ फॉर ऑल। दूसरा है सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वास्थ्य के लिए लोगों को खुद जागरूक करना है। नेक्स्ट है उपयुक्त तकनीक, ऐसे मशीनों और दवाओं का उपयोग जो है सस्ती और असरदार हो। नेक्स्ट है बहुक्षेत्रीय समन्वय, मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, केवल अस्पताल नहीं बल्कि साफ पानी, शिक्षा और खेती को भी स्वास्थ्य से जोड़ना है। आप लोगों को समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स में, तो आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल में एएनएम की भूमिका क्या होती है। तो एक एएनएम के रूप में आप इस लक्ष्य की फ्रंट लाइन वर्कर हैं। जागरूकता क्या है कि गांव-गांव जाकर लोगों को साफ सफाई और पोषण के बारे में बताना है ताकि कुपोषण और अल्पपोषण, अति पोषण ये सब से बचा जा सके। टीकाकरण करना है, हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाना है। मातृ स्वास्थ्य, गर्भवती महिला को देखभाल करना है ताकि मृत्यु दर कम हो सके। नेक्स्ट है परामर्श, काउंसलिंग करना है कि परिवार नियोजन और सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को प्रेरित करना है। चौथा है नया अपडेट यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब हेल्थ फॉर ऑल को और विस्तार देकर यूनिवर्सल कवरेज यूएचसी को कहा जाता है। यूएचसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट है इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को इलाज कराते समय आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। जैसे भारत में अभी आयुष्मान भारत योजना आप लोग बहुत सुने होंगे कि आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए ताकि आपका फ्री में इलाज हो सके, तो यही है। उसके बाद एग्जाम और पॉइंट में पूछा जाता है कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है हेल्थ फॉर ऑल का नारा किस सम्मेलन में दिया गया था, तो आलमा आटा सम्मेलन में। समझ में आ गया? हेल्थ फॉर ऑल किस सम्मेलन में दिया गया था, तो आलमा आटा सम्मेलन में दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पढ़े होंगे आप लोग, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अब तो नहीं है कि नया चीज़ पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, तो जो चीज़ पढ़े हैं उसी चीज़ को रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, टाइम रहे आपके पास तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। और सभी लोग अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा से जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो।
यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य में संक्रमण फैलने का एक मुख्य तरीका है, इसे हम लोग बिंदुक संक्रमण कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में संक्रमण फैलने का एक मुख्य तरीका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग बिंदुक संक्रमण कहते हैं। एएनएम के रूप में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप समुदाय को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचा सके। यहाँ पे है कि क्या है ये ड्रॉपलेट संक्रमण है क्या। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है तो उसके मुंह और नाक से लार और बलगम की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। इन बूंदों में कीटाणु, बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इन बूंदों के संपर्क में आता है, उन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है तो वह बीमार हो जाता है। इसीलिए इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास जब रहते हैं तो वो खांसता है, छींकता है तो उससे साइड होना चाहिए, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन को ही एक रुमाल रखना चाहिए जिससे उसका ड्रॉप्स जो है बाहर निकले तो दूसरे उससे इन्फेक्टेड ना हो। उसके बाद यहाँ है कि कैसे फैलता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। तो सीधा संपर्क होता है इसका, जैसे खांसने या छींकने के दौरान बूंदे सीधे सामने वाले व्यक्ति के आंख या नाक या मुंह पर गिरता है, उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। दूरी, आमतौर पर ये बूंदे 1 मीटर से लगभग 3 फीट की दूरी तक ही जा पाती है, क्योंकि ये भारी होती है, जल्दी ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष संपर्क। यदि ये बूंदें किसी मेज, दरवाजे, हैंडल या पेन पर गिरती है तो स्वस्थ व्यक्ति उन्हें छूकर अपने चेहरे पर हाथ लगाता है, उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां है जैसे कि क्षय रोग हो गया, इन्फ्लुएंजा, सामान्य फ्लू हो गया, हुपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं। अच्छा, हुपिंग कफ, काली खांसी जो आप लोग पढ़ लेते हैं, इसका एक और नाम क्या है आप लोग बताना। 100 दिन वाली खांसी इसका नाम है, 100 दिन वाली खांसी भी इसका नाम है काली खांसी का। डिप्थेरिया भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मम्स, मिजल्स ये भी है। कोविड-19 में तो आप लोग को पता ही था, ये सब जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका रोकथाम और प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो एक एएनएम के रूप में आपको ये उपाय बताना चाहिए कि रेस्पिरेटरी हाइजीन, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को जो है रुमाल या कोहनी से ढक लेना। आपके पास रुमाल नहीं तो आप कोहनी से ढक सकते हैं। नेक्स्ट है फेस मास्क। संक्रमित व्यक्ति और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों को मास्क पहनना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है नेक्स्ट। बीमार व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। हैंड वॉशिंग करना है, किसी भी सतह को छूने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोना है। प्रॉपर वेंटिलेशन, कमरों में खिड़कियों खुली रहे ताकि ताज़ी हवा आती रहे और कीटाणु बाहर निकल सके। नेक्स्ट एग्जाम टिप्स में है कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे प्रभावी दूरी कितनी है, तो कम से कम 1 मीटर यानी कि 3 फीट दूर रहना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक बहुत ही व्यापक विषय है कि भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य रूप से 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एएनएम परीक्षा के लिए तैयार इस तरीके से किया गया है कि संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स, ये वे बीमारियां होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं, इनका बोझ अभी बहुत ही अधिक है। यहाँ पे है कि प्रमुख बीमारियाँ कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में, तो क्षय रोग हो गया, मलेरिया, HIV एड्स, दस्त रोग और कुष्ठ रोग, ये सभी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कारण क्या है इसका, तो असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी और कम टीकाकरण, ये सभी कारण हैं। यहाँ है पोषण संबंधी समस्याएं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। भारत में महिलाओं और बच्चों में यह समस्या सबसे अधिक देखी जा सकती है, जैसे कि एनीमिया, लौह तत्व, आयरन की कमी से, जो विशेषकर गर्भवती महिलाओं में होती है। कुपोषण, बच्चों में कुपोषण की समस्या जैसे कि क्वाशियोरकोड, मारास्मस, और यहाँ पे PEM दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। PEM का आप लोग फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में सही स्पेलिंग के साथ, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विटामिन की कमी। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। उसके बाद तीसरा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्या, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। मातृ मृत्यु दर, प्रसव के दौरान या बाद में अत्यधिक रक्तस्राव जिसको PPH बोलते हैं, संक्रमण के कारण माँ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे PPH का फुल फॉर्म आप लोग बताना, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। नेक्स्ट है IMR। IMR का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत मतलब
सारे सब्जेक्ट्स में लगभग पूछा गया है। आइए मेरे को फुल फॉर्म। जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, निमोनिया, ये सभी कारण भी हैं। गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे बदलती जीवन शैली के कारण अब ये समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक। मधुमेह, ब्लड शुगर का बढ़ना। कैंसर, जैसे कि महिलाओं में विशेष रूप से स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण होता है। एक एएनएम के रूप में आपको पता होना चाहिए कि बीमारियां केवल कीटाणु से नहीं बल्कि इन कारणों से भी होती है। ठीक है। गरीबी, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो ज़रूर है इन्फेक्टेड होगा। इलाज अच्छा नहीं मिल पाएगा तो। अशिक्षा, जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी रहती है। बढ़ती जनसंख्या, जैसे संसाधनों की कमी। पर्यावरण, प्रदूषित हवा और पानी, एएनएम का रोल, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है सर्वे, अपने क्षेत्र में बीमार लोगों की पहचान करना है। रेफरल, गंभीर मरीजों को समय पर पीएचसी या जिला अस्पताल भेजना। एजुकेशन, लोगों को खान पान और सफाई के प्रति जागरूक करना। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या किसे माना जाता है, तो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या जो संक्रामक रोग, खासकर टीबी और कुपोषण है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है आदर्श कुआं, आइडियल वेल भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। आदर्श कुआं क्या होता है, तो आदर्श कुआं जो है, जिसको हम लोग सैनिटरी कुआं भी कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एएनएम के रूप में आपको इसकी बनावट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप गांव वालों को पानी से होने वाली बीमारी जैसे हाइजा, टाइफाइड, ये सबसे बचा सके। एक आदर्श कुएं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है। पहला होता है स्थान, लोकेशन क्या है आदर्श कुआं का। कुआं प्रदूषण के स्रोतों जैसे शौचालय, कचरा डंप या नाली में कम से कम 15 मीटर या 50 फीट की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे है एक बस्ती के केंद्र में होना चाहिए ताकि सभी को आसानी से पानी मिल सके। दूसरा है कुएं का घेरा या मुंडेर, कुएं के चारों ओर जमीन के कम से कम 28 से 30 इंच ऊंची ईंटों या कंक्रीटों का दीवार होना चाहिए। यह बच्चों को गिरने से बचाती है और पानी, बाहर का जो गंदा पानी होती है, अंदर जाने से रोकती है। नेक्स्ट है चबूतरा, कुएं के चारों ओर कम से कम 3 फीट चौड़ा कंक्रीट का चबूतरा होना चाहिए। चबूतरे का ढलान बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि पानी जो है कुएं में वापस ना जाए। नेक्स्ट है पक्की दीवारें, लिनिंग, कुएं के अंदर की दीवारें जो है पक्की ईंटें और पत्थर की होनी चाहिए और उन पर सीमेंट का प्लास्टर होनी चाहिए। उन गहराई कम से कम 20 फीट तक पक्की होनी चाहिए ताकि ऊपरी सतह का गंदा पानी जो है रिसकर अंदर ना आए। यहाँ पे है कुआं को हमेशा ढकना, कवरिंग करना होता है। आदर्श कुआं हमेशा ऊपर से ढका होना चाहिए ताकि धूल, पत्तियों और पक्षियों की गंदगी अंदर ना गिरे। पानी निकालने के लिए हाथ से चलने वाले पंप का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। यहाँ है जल निकासी, चबूतरे के पास एक पक्की नाली होनी चाहिए जो कि फालतू पानी को सोखता गड्ढा तक, गार्डन तक ले जाए और कुएं के पास पानी नहीं जमा होना चाहिए। ये सब आदर्श कुआं है। ठीक है। आदर्श कुआं में कुएं के पानी का शुद्धिकरण करना होता है। कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए। मात्रा कितना हो जाना चाहिए, तो जनरली 1000 लीटर में लगभग 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो है अधिक इफेक्टिव होता है। एग्जाम टिप्स में है कि कुएं और शौचालय के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 15 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत पूछा गया एग्जाम में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत वे बुनियादी नियम होते हैं जो एक एएनएम को समुदाय में काम करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है, जैसे कि समुदाय की ज़रूरतों पर आधारित है। ये नर्सिंग सेवा हमेशा समुदाय की वास्तविक समस्या और ज़रूरतों के आधार पर होनी चाहिए। जो समस्या गांव की सबसे बड़ी है, जैसे कि जल भराव या कुपोषण, उस पर पहले काम कर लेना चाहिए। ओके। अब है समान सेवा, सर्विस टू ऑल। स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए, चाहे कोई भी जाति, धर्म, रंग, आर्थिक स्थिति हो। स्वास्थ्य का अधिकार सबका समान है। नेक्स्ट है परिवार एक इकाई, फैमिली एज अ यूनिट। सामुदायिक नर्सिंग में केवल एक बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे परिवार एक इकाई माना जाता है। यदि घर
में एक को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच कराना इस सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में नर्स का मुख्य काम केवल दवाई देना नहीं बल्कि लोगों को शिक्षित करना भी है ताकि वो बीमार ना पड़ सके। नेक्स्ट है बचाव इलाज से बेहतर है। ठीक है, इसका मुख्य मंत्र क्या है? बचाव इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर्ड। नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए समुदाय के लोगों का सहयोग लेना अनिवार्य है। जब तक गांव के लोग जैसे कि मुखिया, आशा कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना, नर्स को समुदाय में मौजूद संसाधन जैसे पंचायत भवन, स्कूल या स्थानीय स्वयंसेवक या कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए और रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना चाहिए। दिए गए उपचार और सेवाओं का सही रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह भविष्य की योजना प्लानिंग करने और कानूनी सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। पेशेवर नैतिकता जैसे कि मरीज की जानकारी को गोपनीयता रखना, पेशेवर व्यवहार बनाए रखना एक नर्स की नैतिक जिम्मेवारी है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? तो नर्सिंग प्रोसेस के यहाँ पे 4 स्टेप्स में पालन किया गया है। पहला है असेसमेंट, समुदाय की समस्या का पहले पता लगाना है, तब उसके बाद प्लानिंग करना है, समस्याओं को हल करने का तरीका सोचना है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करना है, योजना को धरातल पर लागू करना है। उसके बाद इवैल्यूएशन, यह देखना कि काम कितना सफल रहा। ठीक है, पहले क्या करना है? असेसमेंट, सेकंड प्लानिंग, इम्प्लीमेशन, इवैल्यूएशन। समझ में आ गया? याद रखने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य लक्ष्य समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाना और बीमारियों की रोकथाम करना है। नेक्स्ट है पुनर्वास क्या है? रिहैबिलिटेशन क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी या चोट या मानसिक समस्या के कारण अपनी सामान्य कार्यक्षमता को खो देता है तो उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दोबारा आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी हो जाता है, उसे चोट या मानसिक समस्या के कारण उसकी सामान्य कार्यक्षमता जो है खो देता है, उसे ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दोबारा फिर से आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको पुनर्वास कहते हैं। यहाँ पे है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में वापस लाना है ताकि वो दूसरों पर बोझ ना बना रहे। पुनर्वास के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो शारीरिक पुनर्वास होता है जैसे कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, इसमें फिजियोथेरेपी और कृत्रिम अंगों के माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को वापस लाया जाता है। उदाहरण है जैसे पोलियो या एक्सीडेंट के बाद चलना सिखाना। मानसिक पुनर्वास जैसे मानसिक आघात या अवसाद से जूझ रहे व्यक्ति को परामर्श के जरिए सामान्य बनाना। उसके बाद है व्यावसायिक पुनर्वास, व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कोई काम सिखाना ताकि वो कुछ अर्निंग कर सके, अपना जीवन जी सके। उसके बाद है उदाहरण में है जैसे दिव्यांग व्यक्ति को सिलाई, मोमबत्ती बनाना, कंप्यूटर सिखाना। सामाजिक ये हो गया आपको व्यावसायिक पुनर्वास में। सामाजिक पुनर्वास में व्यक्ति का परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना और लोगों की सोच को बदलना। यहाँ रिहैबिलिटेशन टीम पुनर्वास एक टीम वर्क है जिसमें निम्नलिखित वो लोग शामिल होते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, व्यावसायिक चिकित्सक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता। ये एक टीम होता है रिहैबिलिटेशंस का। उसके बाद है एक एएनएम की क्या रोल होती है? तो एक एएनएम की रोल होती है पहचान करना, समुदाय में ऐसे व्यक्ति की पहचान करना जिसे पुनर्वास की आवश्यकता हो। परामर्श, मरीज और उसके परिवार को सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद सहायता, सरकारी योजनाओं जैसे दिव्यांग पेंशन या सहायक उपकरण योजना का लाभ दिलाने में मदद करना। उसके बाद देखभाल, मरीज को घर पर छोटी मोटी एक्सरसाइज सिखाना और घावों से बचाना। एग्जाम टिप्स में पूछ सकता है कि पुनर्वास को स्वास्थ्य देखभाल से तृतीयक बचाव के रूप में जाना जाता है। इसका लक्ष्य विकलांगता को कम करना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, अब है यहाँ पे स्वास्थ्य वृद्धि। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी जीवन शैली और वातावरण में सुधार करके अपने स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाते हैं। इसका मुख्य मंत्र है स्वास्थ्य
स्वस्थ लोगों और अधिक स्वस्थ बनाना। तो चलिए आज हम लोग इतना क्वेश्चन देख लें, इतना क्वेश्चन काफ़ी है आज के लिए, और कल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन हैं। तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन को बार बार देखिए। अगर इतना भी क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए बार बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है।